संशय रहता है कि फर्रा चलेगा नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री भर्तृहरि मेहताब जी, पढ़ाई तो आपने ठीक की थी यूनिवर्सिटी से जी। पहली बात यह है कि जब हमारे उड़ीसा के महिला आदरणीय राष्ट्रपति जी संगोल के साथ इस भव्य सभा के अंदर पधारे तो मेरा मन गदगद हो गया। उनसे काफ़ी दिनों से परिचय था और जिस डिग्निटी से एक महिला एक सभागृह में आते हैं और आप जहां पधारे हैं वहां वो पधारे और ये भी संबोधन करते हुए कहा कि मैं पहली बार इस भव्य भवन के अंदर आया हूं आपको संबोधन करने के लिए। सोचिए, एक आदिवासी परिवार में जन्मे एक लड़की मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के उपांत एरिया के आदिवासी परिवार में एक गांव में जन्मे एक लड़की एजुकेशन के हिसाब से एक स्तर पर पहुंचे और नौकरी भी की और अपने पति के प्रोत्साहन से राजनीति में उन्होंने एक काउंसिलर बना एनएसी में, नोटिफाइड एरिया काउंसिल रायरंगपुर में, और सौभाग्य से वो वहाँ डेप्यूटी चेयरमैन भी बन गए। उस समय मेरी उनसे मुलाकात हुई करीब 40 साल पहले। और धीरे धीरे जब वो मंत्री बने उड़ीसा में और फिर राज्यपाल बने और आज वो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उनकी सादगी जैसे पहले भी थी आज भी उसी तरह वो बरकरार है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब वो राजभवन से निकले रांची से, भुवनेश्वर में नहीं रहे, शहर में नहीं रहे, अपने गांव चले गए। गांव में एक स्कूल बना रहे थे उस समय, उस स्कूल को कैसे खड़ा किया जाए इसी काम में उस जुटे रहे। और जिस दिन उनके पास खबर पहुंचा कि आपको दिल्ली आना है, राष्ट्रपति के हिसाब से आपको नॉमिनेशन करना है, पहली चीज़ जो उन्होंने की, सुबह नहा के मंदिर गए और मंदिर का साफ सफाई खुद उन्होंने की, जो करती आई थी बस वही की और पूजा भी की। और जैसे नंदी शिव जी के सामने बैठते हैं, उनके कानों में कुछ कहा। जब मैंने उनको मिला यहाँ दिल्ली में, मैंने पूछा क्या कहा था आपने? देश की प्रगति हो। यही है उनकी मानसिकता और इसलिए उनकी सादगी आज भी बरकरार रही है। जितने भी उनके अपने जीवन में जो भी दुख आए हैं उसको उन्होंने संभाला है, अपने परिवार को संभाला है। इस सिलसिले में मैं थोड़ी चीज़ और बाद में बताऊंगा, पर जो चीज़ उनकी वक्तव्य में सबसे ज़्यादा झलकी वो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के राम मंदिर में। पूरा देश, सिर्फ देश कहने से गलत होगा, पूरा विश्व उस नज़ारा को देखा और अपने को पवित्र भी माना कि हम अपने चक्षु से इसको देख पा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि 500 साल तक एक दबी हुई अरमान हमारे मन में था, पीढ़ी पर पीढ़ी वो दबी हुई थी, सिर्फ वो बात नहीं है। ये बात थी कि जिस समय प्रधानमंत्री जी ने साष्टांग प्रणिपात किया, मुझे लगा, आप सबको भी लगा होगा, आपको भी लगा होगा, शायद मैं ही वहाँ साष्टांग प्रणिपात कर रहा हूँ। राष्ट्र शासनाध्यक्ष के हिसाब से उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, पर सारे नागरिक इस देश में जो वो दृश्य देख रहे थे, उनको लगा, हमको लगा कि हम वहाँ साष्टांग प्रणिपात रामलला जी के सामने कर रहे हैं। ये जो भावना देश में बनी, और सबसे बड़ी बात यह है सर, कहीं भी
कुछ गड़बड़ नहीं हुई। सबके समर्थन इसमें था, सबका अनुराग इसमें था। ये सबसे बड़ी चीज़ है। विवादों में फंसा था वो इलाका, वो जमीन, पर जिस ढंग से इसको निपटाया गया, सबके अनुमति से, सहमति से ये भव्य मंदिर निर्माण हुआ, और जिस ढंग से उस दिन 22 फरवरी को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो एक उदाहरण हो गया भविष्य के लिए। मैं दूसरी चीज़ों के बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पर एक चीज़ जो अब तक यहाँ चर्चा नहीं हुई, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। पिछले 10 साल से, 2014 से आपको याद होगा कि फार्मर्स प्रोड्यूस को 1.5 गुना रेट मिलेगा। जो रेट है उसको हम 1.5 गुना करेंगे, 1.5 टाइम्स मोर। हाल ही में एक रिपोर्ट निकला है, और वो रिपोर्ट में दर्शा गया है कि पैडी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1455 है, 1455, उसका अभी एमएसपी है 2183। ये आ जाता है A2 प्लस FL। A2 मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और FL मीन्स फैमिली लेबर, ये दोनों मिला के ये आ जाता है 1.5%। वीट कम्स टू 2%। जैसे 1128 रुपया है A2 प्लस FL, और इसका MSP है 2275। मेज़ में 1.5%, जौर में 1.5%, मूंग में 1.5%, तूर में 1.6%। ये चीज़ अब देश हासिल कर चुका है। इसके बारे में पता नहीं बजट के समय कोई कहेगा कि नहीं कहेगा, और ज़्यादा दिन है नहीं 17वीं लोकसभा में चर्चा करने की, पर मैं सोचा कि इस बारे में जानकारी आ जानी चाहिए। जो चीज़ हमारी कार्यकाल में 17वीं लोकसभा में और एक बड़ी चीज़ हुई, वो चीज़ है 4 लेबर कोड को लॉ का स्वरूप देना। 2019 में कोड ऑन वेजेस पारित हुआ, 2020 में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बना, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बना, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी भी बना। ये जो 4 कोड बने, करीब 37 लॉ को मिला के ये 4 कोड बने। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जितने सारे लॉ हमारी बनी थी वो सारे ऑर्गेनाइज्ड लेबर के ऊपर थी। पहली बार ऑर्गेनाइज्ड लेबर का स्ट्रेंथ मैक्सिमम 9 करोड़ होगी, पर ये जो 48 करोड़ हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को हम लेबर लॉ के अधीन लाए। और इसमें आज सुबह एक प्रश्न भी था, पर उसमें एक जो चीज़ आज आ रही है, सबसे बड़ी चीज़ जो इस सरकार ने की, वो है पेंशन स्कीम फॉर फार्मर्स एंड लेबरर्स। इतने सारे स्कीम इन्होंने यहाँ बनाया है। उसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये सारे बने हैं। और इसमें लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए भी ये बना। ये मुख्यतः अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारे लोग आते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, ओला और उबेर टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं, ये सारे लोग इसमें आते हैं। ये एक बड़ी चीज़ जो इस सरकार ने बनाई। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ और एक विषय पर, हमारी ये इमर्जिंग इकोनॉमी है, और इमर्जिंग इकोनॉमी में उभरती भारत जिसे हम कहते हैं,
विकसित होने के लिए काफ़ी चैलेंजेस हमारे सामने हैं, और ये सारे चैलेंजेस को पिन पॉइंट करके भारत सरकार उसको समाधान करने के लिए कोशिश भी कर रही है, काफ़ी स्टेप्स भी ले रहे हैं। तो इसमें एक बड़ी चीज़ जो है, पूर्व भारत, ईस्टर्न इंडिया, इन कंपैरिजन टू साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ, वो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कैसे हो, वहाँ के आर्थिक विकास कैसे हो, इस ऊपर ध्यान अभी ज़्यादा सरकार दे रही है, और इसमें उड़ीसा, माई स्टेट भी लाभान्वित होगा। पर अभी और एक चीज़ के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के बारे में। प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने पूर्वजों के महान बलिदानों के याद करते हैं और याद दिलाते भी हैं। यूँ तो सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है, परंतु अभी भी काफ़ी कुछ करना बाकी है। हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि शासकीय नौकरी में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए कोटा आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं है। कोर्ट ने पूछा है एक आवेदन पर, जबकि बिहार, उत्तराखंड और हरियाणा राज्यों में शासकीय सेवाओं में स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को 2 से 3% कोटा दिया गया है। ये हर एक राज्य में नहीं है, पर मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में इस तरह के एक आवेदन आने के बाद और हाई कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को पूछने के बाद मैं ये चीज़ आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, क्योंकि हम कई सालों से इस बारे में अपने आवेदन सरकार को दे रहे हैं, विभिन्न प्रांतीय राज्यों को भी दे रहे हैं। मेरा मानना है स्वतंत्रता सेनानियों ने पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी, न किसी विशेष राज्य के लिए, इसलिए इनके साथ राज्य के स्तर पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ, पूरे देश में शासकीय नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए आरक्षण की प्रावधान किया जाए। एक और 2 चीज़ कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। एक चैलेंज है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, आपको झेलना पड़ता है, मुझे वो सौभाग्य अब तक मिला नहीं कि जब आप चेयर पे बैठते हैं आपको हाउस को डिस्टर्ब न होने से काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। पर ये डिस्टर्बेंस होता क्यों है? मुझे जो मेरे स्वल्प ज्ञान में मैं यही बताना चाहता हूँ, डिस्टर्बेंस इसलिए होता है ज़्यादातर कि ऑपोजिशन चाहता है कि एक इशू रेज करे और ट्रेजरी बेंच के तरफ से बोला जाता है अभी नहीं। जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में है 150 दिन का संसद उनका साल भर में चलता है, 20 दिन निरूपित है ऑपोजिशन डे। ऑपोजिशन डे, ऑपोजिशन निर्धारण करता है कि क्या एजेंडा रहेगा, किस विषय पर चर्चा होगी, उस हिसाब से 20 दिन रहा जाता है। अगर इस तरह के कोई व्यवस्था हमारे यहाँ होगी तो ये सारे डिस्टर्बेंस जो हो रही है हमारे, क्योंकि सारे जो एजेंडा, लिस्ट ऑफ बिजनेस जो बनती है वो सरकार बनाती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को चेयर करते हैं हमारे ऑनरेबल स्पीकर, वहाँ कुछ निर्णय तो होता है, पर लिस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो तय है, सरकार बनाती है। अगर लिस्ट ऑफ बिजनेस में इस तरह की कुछ व्यवस्था हो कि ऑपोजिशन भी वो लिस्ट ऑफ बिजनेस में अपना एजेंडा रखे, जिसको मान्यता सरकार के तरफ से भी दिया जाए, तो ये डिस्टर्बेंस हम अवॉइड कर सकते हैं। पार्लियामेंट सबका है, यही बात तो बार बार कहा जाता है कि पार्लियामेंट आपका है, हमारा है, सबका है। पर लिस्ट ऑफ बिजनेस बनाने में ऑपोजिशन को क्यों नहीं हम शामिल कर सकते? मैं सोचता हूं कि राष्ट्रपति जी के भाषण के टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस डिस्कशन,
मेरा ये सजेशन रहेगा कि इस बारे में सबको विचार करना चाहिए, सहमति बनना चाहिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी के बीच। और एक चीज़ ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर कोविंद के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते, एक कमेटी बनी है और जल्दी ही शायद उनके रिपोर्ट आएगा। पर ये एक आवश्यकता है इस देश के लिए। हमारी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में है और स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। और मैं भी पहले भी इस हाउस में इस बारे में कहा, बाहर भी कहा, वी आर फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। कुछ संशोधन हमारे संविधान में करने की आवश्यकता है, कुछ संशोधन यहाँ के रूल्स के बारे में भी संशोधन करने की आवश्यकता है, कुछ संशोधन हमारे जो लोक प्रतिनिधि आइन जो लॉ है उस आइन में भी, उस लॉ में भी कुछ संशोधन करना है। ये आवश्यक है देश के प्रगति के लिए। और एक चीज़ मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, वो है द लेटेस्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स which has been prepared recently by Transparency International that suggests that corruption in public sector in India is an issue, and India's ranking is slipping to 93 out of 180 countries from 85 of 2022. और करप्शन हमारे इलेक्शन प्रोसेस को पूरा खोखला कर रही है। इस सिलसिले में ये ज़रूरी है। और लास्टली मैं ये कहूँगा, राष्ट्रपति जी उड़िया में दो पंक्ति बोले और वो पंक्ति थी, स्वराजर पथे अच्छी जेते गाढ़ पुरु तही पड़ी मोर मांसा। एंड दैट मीन्स let the potholes be filled by my flesh and bones so that my countrymen can proceed to achieve freedom. गोपबंधु ये बंदीर आत्मकथा उत्कलमणि गोपबंधु उन्होंने लिखी जब वो इंटर्न थे, जेल में थे, और उस समय ये चीज़ उन्होंने लिखी थी। What type of selfless sacrifice he wanted to make, Right. and that's how he could influence large number of people. जी जी जी, Large number of people. बहुत प्रभावशाली पंक्ति। And with today, we bow our head in reverence to him, and he is considered an epitome of Sanatan Dharma in our state, and that's why I would say. And his statue is just placed on the entrance of when you enter to Lord Jagannath Temple. And Lord Jagannath Temple Parikrama has been very beautifully constructed recently. It was inaugurated on 17th January by our Chief Minister, and it was his personal endeavor through which this Parikrama has come out. It has come out so well. We have seen Parikrama development at Ujjain. We have seen Parikrama development also at Kasi. We have seen Parikrama development also in Golden Temple. I would request you and all our members I have also been there. visit Puri and also see the Sure. Parikrama and also have a darshan of Ji, Lord ji. Jagannath. With these words, I conclude. Thank you very much. धन्यवाद। श्री विंसेंट पाला जी।